अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और सुबह का आगाज़ हुआ है आज हमारी नन्ही स्टार के साथ जिनका नाम है हादिया हाशमी। हादिया, आप फ्लोर पे आ जाएं। वेलकम टू द शो। और जैसे कि हम हर प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात के साथ करते हैं, तो आज हमने अच्छी आवाज़ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, लेकिन अच्छी बात भी शामिल कर लेते हैं अच्छी आवाज़ के साथ साथ। वो कहते हैं ना कि इंसान जब भी कोई काम करने का मिशन रखता हो, कोई काम करना चाहता हो, तो उसका आगाज़ भरपूर अंदाज से करना चाहिए। अगर भरपूर तरीके से आगाज़ नहीं होता तो फिर उसका अख्ताम भी अच्छे तरीके से नहीं होता। कहते हैं ना, जब शुरुआत में ही जो है वो काम ख़राब हो जाए तो फिर उसका जो अंजाम है वो अच्छा कैसे हो सकता है। तो फिर बेहतरी है कि जब भी किसी काम को करने का इरादा रखें तो उसकी भरपूर तरीके से तैयारी करें और उसके लिए पूरी मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ उसको प्लान करें। प्लान करने के बाद उस चीज़ के ऊपर आप जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जब आप उस काम का आगाज़ करेंगे, तो फिर यकीन करें कि जब आप ऑलरेडी आप सारी चीज़ों को प्लान कर चुके होंगे तो फिर आपकी आगे जो जाके चीज़ एग्जीक्यूट होनी है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी, जिसकी बुनियाद मजबूत होगी, पायदार होगी, तो वो काम भी बहुत बेहतर और ऐसे तरीके से शुरू होगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी किसी काम को करने का इरादा रखें तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, मस्बत ख्यालात के साथ रखें, मस्बत सोच के साथ रखें, तो आप देखें कि उसमें ना सिर्फ बरकत होगी बल्कि आपको उसमें कामयाबी भी मिलेगी। तो साथ साथ अच्छी बात के साथ ज़रा मौसम पर भी नज़र डाल लेते हैं। मौसम आज खासा ठंडा है। हादिया, ऐसा ही है ना? खूब लाहौर में ठंड पड़ी है इस दफ़ा। तो लाहौर की सर्दी की अगर बात करें तो आज कुछ धुंध नहीं थी, आज कुछ आसमान क्लियर था। तो नज़र डालते हैं कि आज के टेम्परेचर्स क्या हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और अगर इस्लामाबाद के बाद रुख करें हम कराची का, तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23। कराची में भी सर्दी में कुछ कमी वाक़ई अब हो चुकी है। पेशावर की बात की जाए तो वहाँ पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में बात की जाए तो कोयटा में तो खूब माइनस तक जा चुका था पारा, अब कुछ बेहतरी आ गई है और आज एक मिनिमम दर्जा हरारत होगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत एक, हमने जैसे कि आपको बताया, आज़ाद कश्मीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सर्दी में कुछ कमी है और अच्छा है तो थोड़ा सा और मौसम जो है ना वो ज़्यादा इंजॉय करने वाला अब आ गया है। तो आप खूब सारा मौसम इंजॉय करें, क्योंकि आज हम जब मौसम की बात कर रहे हैं तो हम खूबसूरती की बात करते हैं। तो खूबसूरत आवाज़ वाली हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है। हादिया, मौसम के मुताबिक कुछ गुनगुनाती हैं, मूड बड़ा डिपेंड करता है मौसीकी के लिए, कुछ सुनाएंगी हल्का फुल्का सा, थोड़ा सा? क्या सुनाऊं मैं? जो दिल करे। चलो सोचो, जब तक थोड़ी बातें भी कर लेते हैं ना। हादिया, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 में हूँ। 6 में। और स्टडीज़ के आज तो आपने छुट्टी कर ली होगी सुबह सुबह आने के लिए। डांट पड़ती है जब स्कूल से छुट्टियां होती हैं? नहीं, मैं बता के आती हूँ स्कूल से। तो स्कूल वाले आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, खुश होते हैं आपसे? इतनी टैलेंटेड बच्ची जो है ना वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। जब भी स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन होता होगा तो हादिया का तो नाम जो है ना सरे फहरिस्त होता होगा, ऐसा ही है? कितना पार्ट लेती हैं कॉम्पिटिशन्स में? नहीं, अब तो नहीं मैं लेती, लेकिन पहले लेती थी। अब क्यों नहीं लेती? क्योंकि अब मेरा दुनिया में इतना नाम हो गया। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। पहले जिस भी कंपटीशन में मैं गई हूँ उसमें फर्स्ट आई हूँ मैं। ज़बरदस्त। तो अब आपने फिर क्या सोचा हुआ है? स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है आगे या सिर्फ म्यूज़िक पे जो है ना वो सारा फोकस है? नहीं, दोनों मैंने करने हैं। दोनों करनी है। म्यूज़िक कौन सिखाता है आपको? जी, म्यूज़िक कौन सिखाता है? मेरे वो सर ज़िया। सर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो ज़िया साहब, ये हादिया एक अच्छी स्टूडेंट है या जो है ना वो निकम्मी होती तो आज यहाँ नहीं होती? ये तो मैं कह ही नहीं सकती। बहुत अच्छी स्टूडेंट है यकीनन, क्या कहेंगे? बहुत इंटेलिजेंट है और बेस्ट स्टूडेंट है। सही। अच्छा हादिया, कितने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं आप हादिया को, और कितनी छोटी थी जब आपने ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट की? हादिया 2-2.5 साल हो गए हैं हादिया को मेरे पास, और हादिया 6 साल की थी जब मेरे पास आई थी। सही। और
फिर इसने सीखना स्टार्ट किया। फिर हादिया इसी तरह हादिया को प्लेटफॉर्म्स मिले। हमारी जो एकेडमी है मेरी लाहौर में, सुरतल म्यूज़िक एकेडमी, वहाँ पे और भी बच्चे हादिया के साथ सिंग करते हैं। और रिसेंटली जो नेस्कैफे बेसमेंट हुआ है उसमें हमारे 9 स्टूडेंट्स ने मेरे पार्टिसिपेट किया। ज़बरदस्त, और वेरी गुड। उसका सब बहुत मेहनत करते हैं और हादिया बेस्ट है, हादिया बड़ी इंटेलिजेंट है। सही। अच्छा हादिया, क्या कहते हैं, जब और भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके बीच में भी कोई कंपटीशन होता है या उनसे कोई राइवलरी है या सबसे दोस्ती है? बस सबसे दोस्ती है। सबसे दोस्ती है। मजा आता है? सारे प्यार इतना करते हैं, मेरे से जो भरे हैं वो भी इतना प्यार करते हैं। और आप सबसे छोटी हैं एकेडमी में? नहीं, मेरे से भी थोड़े थोड़े छोटे आते हैं। ओह, तो आप उनसे प्यार करती हैं फिर, जैसे आपको सब बड़े प्यार करते हैं? सबसे अच्छा कौन लगता है आपको एकेडमी में? सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं? अम्मी, पापा, बहन, भाई? जी, मम्मा भी करती हैं, पापा भी करते हैं, सारे करते हैं घर में। ये तो नहीं कहते कि तुमने पढ़ाई पे तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं हो? नहीं। और जना सिर्फ तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है? नहीं। और पढ़ने में मजा आता है जैसे म्यूजिक में मजा आता है आपको? नहीं, मेरे दोनों में आता है। अच्छा, ग्रेड्स क्या आते हैं? मेरे तो बोर्ड में 5th क्लास में 369 आए थे। जबरदस्त। आउट ऑफ 400। ओह, यानी यू आर गुड इन स्टडीज टू। थैंक यू। इंटेलिजेंट है हादिया, सिर्फ मौसीकी से लगाओ। कहते हैं ना कि पहले जिनको और तब मेरा बॉल रिकॉर्ड हो रहा था अच्छा नेस्कैफे में। ओह, अच्छा, एक और चीज़ पहले कहते थे ना कि जनाब जिनको पढ़ना नहीं होता वो बेचारे आर्ट्स में घुस जाते हैं, वो मौसीकी स्टार्ट कर देते हैं, वो जो है ना खेल शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे जो है ना पढ़ भी रहे हैं और क्या कहते हैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी करें, क्योंकि स्टडीज़ जो है ना हादिया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर स्टडी के यूर नथिंग। आप देखो ना, मौसीकी भी आप सीख रहे हो तो ये भी इल्म है, तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। और स्टडीज़ में कौन हेल्प करता है? ट्यूशन जाते हो या अम्मी पापा पढ़ाते हैं? नहीं, मैं ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन जाती हो, तो मैनेज कैसे करती हो? सुबह स्कूल फिर ट्यूशन और एकेडमी के टाइमिंग्स कैसे मैनेज होते हैं? नहीं हो जाते। रूटीन क्या होता है बताओ, क्या करती हो सुबह से? सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ सबसे पहले सुबह उठ के। उसके बाद जब स्कूल से आती हूँ तो फिर जो स्कूल का सारा होमवर्क मिला होता है वो सारा का सारा याद कर लेती हूँ, सारा लिख लेती हूँ, होमवर्क कर लेती हूँ स्कूल से आते ही? जी, क्योंकि अब टाइम ही नहीं होता इतना। सही। उसके बाद जल्दी से 6 बज जाते हैं एकेडमी की क्लास के लिए, जो मेरी सुरतल म्यूज़िक एकेडमी है। ठीक है। फिर टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, 6 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं एकेडमी चली जाती हूँ। एकेडमी में हम 2-3 घंटे हम रियाज करते हैं। सही। उसके बाद जो भी सर ने मुझे रोज़ गाने दिए होते हैं फिर मैं याद करके सर को सुना देती हूँ। फिर रात को आके जो सर ने मुझे दूसरे गाने दिए हैं मैं उनको याद करती हूँ। उसके बाद जो स्कूल का फिर मुझे अगला काम मिलता है वो याद करती हूँ। उसके बाद सो जाती हूँ। इतना सारा सोती कब हो फिर? सो जाती हूँ मैं कितने बजे? 12 बजे। तो ज़िया, आप इनको कितने गाने देते हैं रोज़? एक गाना मिलता है? एक गाना हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं। एक गाना जब हादिया को मैं स्टार्ट करवाता हूँ, फिर खाली ये नहीं है कि उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो गाना अच्छा होगा, उसके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं या जो आप देख रही हैं, आप गाते हुए हादिया देती है, उसके ऊपर बहुत मेहनत करती है ये। उसको एक एक चीज़ को, उस गाने की फील क्या है इसको समझाना, ये एक एक चीज़ के ऊपर बहुत गौर। क्योंकि देखे ना, बड़ों में तो ये गाने के मुताबिक या जो शायरी आपने पढ़ी, लिरिक्स आपने पढ़े तो बड़ों में फील आ जाती है, लेकिन बच्चों को पूरा समझाना और फिर उनको वैसे ही एग्जीक्यूट कराना बड़ा चैलेंज होगा रादर देन हमारे जो बड़े मौसीकी सीखते हैं। बिल्कुल। हाँ, का भी गला ख़राब है। अच्छा, आपको बताएं, आज जो है ना वो हादिया का भी बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, लेकिन हादिया ने जिस तरह खूबसूरती से अपना गाना निभाया, खूबसूरती से गाया, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। गला क्यों ख़राब है? बदपरहेज़ी करती होगी, है ना? नहीं। गोलगप्पे खाती होगी? कभी नहीं। मज़े मज़े की जो है ना अचार खाती होगी? अचार मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं ना परसों आ रही थी एकेडमी से, ऊपर से मैंने पापा को कहा था पापा जी मुझे ना बबल दे दें, तो फिर पापा ने कहा नहीं मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ ले देता हूँ। तो फिर हम एक सूप की शॉप पे गए, वहाँ पे पता नहीं वो वाले अंकल ने कुछ ज़्यादा मसाला डाल दी जिससे मेरा गला ख़राब हो गया। अच्छा, इतनी पेन हो रही है अभी भी मेरे गले में। डांट पड़ती है जब ये ऐसी चीज़ें खा के आती है और गला ख़राब होता है तो सर बताते होंगे आज फिर तुमने बदपरहेज़ी की, तुम्हारा गला फिर ख़राब है? सर डांटते नहीं है, फिर मैं सर को बता देती हूँ ना सर मेरा गला इस वजह से ख़राब हुआ है, तो सर डांटते नहीं है। फिर गोलगप्पे पसंद है? हाँ, तो लेकिन मैं खाती नहीं। गले की वजह से दिल चाहता होगा ना जब गोलगप्पे दिखते होंगे बाजार में जाते हुए? लेकिन अब इतना दिल नहीं चाहता। कभी कभी चीट करने का भी दिल होता होगा, खा लेती होगी, बता रही नहीं है? नहीं। अच्छा, फेवरेट सिंगर कौन है? मैडम नूरजहान। और इसके अलावा मेल सिंगर्स में कोई पसंद है? सरशजाद अली,
सर अली सेठी, सर अली ज़फ़र, सर आतिफ असलम। ज़बरदस्त, वो तो सबको ही पसंद है ना, फिर ये जितने सारे आपने नाम लिए ये तो फिट है। अच्छा, और सर राहत फ़तेह अली खान। ज़बरदस्त। गाने की एक फ़ील होती है और जब आप गाना सुनने लगते हैं तो आप उस फील में चले जाते हैं और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो सिंगर को जा रहा होता है कि आपको वहाँ पर उठाए जहाँ पर आप बैठे हैं और किसी और ही फेज में ले जाए। तो ये एक बड़ा काम होता है सिंगर का। हादिया अंडरस्टैंड करती है इस चीज़ को? क्योंकि अभी बहुत छोटी है, मैं हादिया से पूछ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि हादिया जरा बचपने में है और वो अपना बचपना भी इंजॉय करती है और बस ये बातें भी समझती है थोड़ी थोड़ी। सही। अच्छा, मौसीकी में दर्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दर्द है इसकी आवाज़ में, वो दर्द महसूस करती है, फील करती है उस दर्द को? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो अभी आपको देखें वो बता रही थी ना कि फीलिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ की आपके अंदर फील नहीं है तो वो आप उसको पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। हादिया, मैंने सुना है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि हादिया गाना गाते गाते जो है ना कभी कभी रोने भी लगती है। क्या ऐसा होता है? फील होता है, दर्द होता है, क्या होता है? नहीं, मैं दिल में रोती हूँ। दिल में रोती है। वो आवाज़ में आ जाता है फिर मोल्ड होके, नहीं? जी। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या है म्यूज़िक के अलावा, और क्या करने का इरादा है या सिर्फ म्यूज़िक कंटिन्यू करना है? मैंने डॉक्टर भी बनना है। कि डॉक्टर नहीं बन सकती? डॉक्टर भी बनना है, मैंने साथ सिंगर भी बनना है। हूँ कि ऑलरेडी आप स्कूल पढ़ रही हैं, आप एकेडमी जाती हैं मौसीकी की, और आपको पता है कि डॉक्टर्स जब बनते हैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिन्हें आपको असबर करना होता है। तो मौसीकी भी पढ़ लोगी और स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन वो भी ले लोगी, डॉक्टर भी बन जाओगी, कैसे होगा ये सब? मुझे पता है कि मैं बन जाऊंगी। बन जाओगी? पक्का इरादा है? कौन है फैमिली में डॉक्टर जिसको इंस्पिरेशन है जो आपकी? वो मेरे से भरी है। सही। उनका नाम सैयदा नमता हाशमिया, वो उन्होंने द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। अच्छा, तो गाना गाते हुए अगर मुझे लगता है जब हादिया डॉक्टर बन जाएगी ना तो ऑपरेशन थिएटर में खड़ी होगी मास्क पहन के और जो है गुनगुनाते हुए आराम से लगेगा, ऐसी करोगी सर्जरी, गुनगुना रही होगी, रिलैक्स चिल मोड में जो ना हादिया काम करेगी। डॉक्टर हादिया। जिनको गाने अच्छे लगते होंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे फिर। हाँ, म्यूजिक थेरेपी करेगी। वैसे ये बड़ी नई चीज़ होगी अगर हादिया करे ना। वो कहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हंस के बात कर लो, जिनको आप एंटरटेन कर लो तो आधी बीमारी तो उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो हादिया के पास पेशेंट आएगा, मैं पेशेंट हूँ हादिया, मुझे आप कैसे ट्रीट करेंगी? हादिया, मेरे आज सर में बहुत दर्द है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, कैसे आप मुझे ज़रा ट्रीट करेंगी? हादिया, मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? अभी मैं आपको देख रही थी कि आपको मतलब कि म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो इसलिए आप वैसे ठीक होगी। आप तो ठीक होगी नेक्स्ट। तो बस आपने मेरे जो ना वो दर्द का इलाज करना है। गेट सेट रेडी गो डॉक्टर हादिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब, अपने सेगमेंट में हम बात करेंगे उम्मीद पर, और उम्मीद वो चीज़ है जिसका ताल्लुक कामयाबी से जोड़ दिया जाता है। और कहते हैं ना कि उम्मीद पर ये दुनिया कायम है, उम्मीद रखो अच्छा होगा। उम्मीद मायूसी से, अंधेरों से निकालने के लिए वो चीज़ है, वो शय है कि जिसका सहारा लेकर इंसान अगर पॉजिटिव रहे तो बुलंदियों पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर उम्मीदें टूट जाएं, वो ख्वाब बिखर जाएं, तो क्या इंसान फिर संभल भी सकता है? और फिर ये जो बात कही जाती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसमें कितनी सदाकत है? ना उम्मीदी, मायूसी, इन तमाम चीज़ों का खात्मा अगर ज़िंदगी से कर दिया जाए तो ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। लेकिन एक इस मुद्दे पर भी आज बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर उम्मीद किसी से रखी ही ना जाए, उम्मीद को सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए, तो क्या इंसान कामयाब रहता है या ज़िंदगी को अपनी संवार सकता है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उम्मीदें पाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच लेते हैं अपने से, फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, वो उम्मीदें टूट जाती हैं, तो और ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होता है। तो क्या उम्मीद भी किसी हद तक लगाई जा सकती है? क्या पैरामीटर्स हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और फिर साथ साथ दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराती चलूँ। मुझे इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक।
साथ साथ हमें फ़ारूक सुहेल गोइंदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि मारूफ कॉलम निगार हैं और बहुत सारी जो है वो फील्ड्स में महारत रखते हैं, मुसन्निफ भी है। वेलकम टू द शो गोइंदी साहब। और साथ साथ मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट, जो कि मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अमरीन मौजूद हैं और लोगों की नफ्सियात और उनके जो दिमाग हैं उनको जो है काफ़ी गौर से पढ़ती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर। प्लेयर। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद जो है वो रखें तो कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। गोइंदी साहब, स्टार्टिंग विद यू, क्योंकि आप लिखारी हैं, आप मुसन्निफ हैं, आप सोशल इश्यूज़ पर कड़ी नज़र रखते हैं, आप सोसाइटी को पढ़ते हैं, तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा बेहतर एलेबरेट आप ही कर सकते हो उम्मीद को। शुक्रिया। देखें, जो उम्मीद होती है ना, असल में टारगेट होता है और इंसान अपनी सर्कमस्टांसिस में, गिवन सिचुएशन में, सोसाइटी की, उस मुल्क की और अपनी एबिलिटी की जो लेवल है उस पर उम्मीद लगानी चाहिए। अगर मैं ये उम्मीद लगा दूं कि मैं पाकिस्तान का बादशाह बनूंगा और फिर मैं कहूँ जी मैं बादशाह नहीं बना, तो ये उम्मीद नहीं है, ये यूटोपियाई किस्म की उम्मीद है। उम्मीद एक बड़ी रैशनल चीज़ है और उसको बिल्कुल ये समझ लेना कि जो मैंने उम्मीद कर दिया वो लाजमी हो जाएगा, लेकिन उम्मीद के साथ स्ट्रगल लाजमी है। अगर आप जद्दोजहद नहीं करते और उम्मीद कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ दुआएं बड़ी हैं आजकल, अगर दुआओं से उम्मत मुसलमान ठीक हो तो सबसे ज़्यादा दुआएं दुनिया में मुसलमान करते हैं, हज पे भी करते हैं, ये भी तो उम्मीद है ना, दुआ भी एक उम्मीद है। अल्लाह ताला भी तभी अजर देता है अगर अमल हो, अगर अमल नहीं है तो दुआओं से कुछ नहीं होता। उम्मत मुसलमान कभी नहीं ठीक हुई, 10 लाख लोग हज करते हैं, लाखों के इज्तिमा होते हैं, वो भी एक उम्मीद है। तो मैं उम्मीद को स्ट्रगल से जोड़ता हूँ। आप अपनी एबिलिटी से, अपनी जो आपकी प्रोफेशन है, जो आपका फील्ड है, शायरी है, अदब है, एंकर हैं, मजदूर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप उसको उम्मीद, वो टारगेट सेट करें और वो उम्मीद करें कि ये मैं कर लूँगा। उसमें मिरेकल भी हो जाता है कभी कभी, सर्कमस्टांसिस आइडियल जिसको कहते हैं। देखिए, ये जो साइंटिफिक दुनिया है, मगरब, जो यूरोप है, अमेरिका क्यों कामयाब है, वो अपनी चीज़ें कैलकुलेटेड करते हैं। अब आपने यहाँ, मैं बड़ी अच्छी देख रहा था कि आपका जो स्टाफ था वो कह रहा था कि 30 सेकेंड है। मैं दुनिया में सफ़र करता हूँ, जब 20-20 मुल्क सफ़र करता हूँ गर्मियों में, तो वो लिखा होता है 12:27 पर ट्रेन चलेगी, यानी कि मिनट कीमती है। हमारे मुल्कों में तो टाइम ही टाइम है, मैं कहता हूँ। तो ये जो चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी सिचुएशन पे उम्मीद बनानी चाहिए। ऐसी यूटोपियाई उम्मीद कि जी मैं सबसे बड़ा ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, ये उम्मीदें नहीं है, ये यूटोपिया किस्म की बीमारी है। असल में उम्मीद होना अच्छी बात है। मसलन मैं आपको एक बात करता चलूँ, मेरे से अक्सर पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनालिसिस पूछते हैं, जो बेसिक मेरा फील्ड है। मैं कहता हूँ बड़ा डिप्रेसिव है अगर एक मरीज से, डॉक्टर से पूछा जाए, लेकिन मैं जेनेटिकली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पूरी उम्मीद हूँ कि स्ट्रगल किया जाए तो ठीक हो सकता है। मेरे तो इससे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, क्योंकि हमने बरसा भर, मैं तो जब से आँख खोली तब से लेकर अब तक यही सुनते आई हूँ, पहले माँ बाप से जब छोटे थे कि जनाब बेहतर होगा, हुकूमत चेंज होगी, बेहतर होगा। फिर जब फील्ड ऑफ स्टडी में आए तो भी यही देखा, और फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो भी बहुत करीब से देखा, और हुकूमतें बदलते हुए और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस करते हुए भी यही देखा, तो मायूसी ही मुकद्दर रही। तो क्या मायूसी और नाउम्मीदी जो इस्लाम कहता है डॉक्टर साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है, किस हद तक सेकंड करेंगे? इस्लाम क्या कहता है उम्मीद के बारे में? देखें, इस हवाले से 2-3 पहलू हैं जिनकी तरफ गोविंदी साहब ने भी इशारा किया। उम्मीद उस रिजा को कहते हैं या उस कैफियत को कहते हैं कि जिसमें बंदा काम करे, काम करने के बाद उसके नतीजे की उम्मीद रखे। उम्मीद हमेशा अमल के बाद नतीजे की होती है। सही है। वो किसी ने कहा था, अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, मेरे हमदम यूं ही बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। तो अमल बड़ा ज़रूरी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है नारी है। आप यूँ समझे, उम्मीद और खौफ 2 चीज़ें हैं। इंसान कभी उम्मीद में होता है, कभी खौफ में होता है। उम्मीद एक्सीलेटर है, आप दबाते हैं, ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। और खौफ जो है वो स्पीड ब्रेकर है आपका, वो आपको रोकता है, ब्रेक लगाता है। दोनों के साथ साथ चलना होता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्मीद, खौफ अमल का निगहबान है और उम्मीद आजमाइशों में सहारा है। ये दोनों पर हैं। एक को अगर आदमी छोड़ देंगे तो इंसान की ज़िंदगी गैर मुतवाज़िन हो जाएगी। जो हज़रत अलीउल मर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया जो गुनाहों की कसरत की वजह से मायूस हो चुका था। आपने फरमाया, तेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है, जितने तूने गुनाह किए हैं सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तू अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो गया है। सही। तो अमल के बाद फिर उम्मीद। और वैसे भी हम कोशिश करने के ज़िम्मेदार हैं, नतीजे के ज़िम्मेदार नहीं हैं।
सही। बंदे ने कोशिश करनी होती है। आपसे आपके फील्ड के बारे में पूछा जाएगा, मुझसे मेरे फील्ड के बारे में, गोविंदी साहब से इनके फील्ड में, मैडम से उनके फील्ड के बारे में, जो आपको ड्यूटी दी गई थी आपने कितनी परफॉर्म की है। अगर की है तो उसके ऊपर नताइज मुरतब होंगे। हम काम नहीं करते, नताइज देखना चाहते हैं, मोजज़ात के काहिल हैं हम, ऐसा होता नहीं है। तो जैसा करेंगे वैसा सामने आएगा। सही। तो ये तो ज़ात की बात हो रही है ना कि मैं जो कुछ कर सकती हूँ या एफर्ट्स कर सकती हूँ वो मेरी ज़ात से। हमें बड़ा एक हमारा, मुझे तो लगता है सोशल मसला है, ये समाजी मसला है कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। मैं चाहूँगी आप दोनों भी इस पर रोशनी डालें, लेकिन अमरीन से पहले पूछूंगी, दूसरों से उम्मीद लगाना और फिर उन पर उनसे मायूस हो जाना, अपनी ज़िंदगी को कोसना, अपने आप को उसका कसूरवार ठहराना किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि कहीं किसी पैरामीटर्स में आप जब कंडीशन, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें होती है ज़िंदगी में हमारे साथ, तो अक्सर ऐसा होता भी है कि आप दुरुस्त होते हैं अपनी जगह पर, लेकिन दूसरों की वजह से जो है ना वो आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है रमशा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने जब उम्मीद की बात की तो उससे साथ एक्सपेक्टेशंस को भी आपने जोड़ दिया, क्योंकि जब हम उम्मीदें जो हैं, अभी तक बात हो रही है कि आपकी अपने आप से उम्मीद कितनी होती है और वो स्ट्रगल पे डिपेंडेंट होती है। दूसरी बात आती है हम जो दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं। अब इसमें फिर ये बहुत कहा जाता है कि खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे, कि हैं आरज़ी ज़ोर कमज़ोर सारे। सो एक्चुअली जो बताया गया वो ये कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जो डिपेंडेंसी हम क्रिएट कर देते, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, यू माइट हैव सीन, तो हम कहते हैं यार हमने तो इसके साथ ऐसा किया था, इन रिटर्न हमें ऐसा नहीं मिला। हमारी उम्मीद गलत थी, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत थी, क्योंकि हमने ये काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें आगे से इन रिटर्न उस शख्स से कुछ चाहिए, बल्कि हमें ये सोच कर, मैं फिर यहाँ पर थिंकिंग पैटर्न जो है ना वो बहुत मैटर करता है। हमें ये सोच रख कर जो है वो दूसरों के साथ जो है अपने ताल्लुकात उसवार करने चाहिए। ये सोच करके करना चाहिए कि अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका रिवॉर्ड हमें ऊपर से मिल रहा है। और देखिए रिवॉर्ड भी बहुत, में जिसे कहते हैं एक ज़रा थोड़ी सी वो आ जाती है, मुझे लगता है मटीरियलिस्टिक अप्रोच आ जाती है। इंसान की खूबसूरती ही इसी में है कि वो गिविंग हैंड पे रहे। इंसान की ज़ात को जो मुतमईन करती है चीज़, जो सेटिस्फाई करती है, वो ये नहीं करना होना चाहिए कि जी मैं ये करूँगा तो मुझे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जी हमने अपनी फैमिली के लिए इतना किया, हमें क्या मिला। इवन फीमेल्स मेरे पास आती है कि हमारी सारी जिंदगी गुजर गई बच्चों के लिए, खामन के लिए करते हुए, हमें क्या मिला। सो दैट मीन्स दे वर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन रिटर्न। तो ये एक सबसे पहले अपनी सोच के अंदर निकालनी चाहिए कि वी हैव टू बी एट द गिविंग एंड। हाँ, मैं फिर यही कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेना या उस तरह से कर लेना फॉरगिवनेस में इसमें आ जाता है। आप किसी से एक्सपेक्ट करें, अगर आपको देखिए हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रमशा कर रहा है। हमारी अगर कैपेसिटी गिविंग हैंड पे और अगले की कैपेसिटी अगर उतनी नहीं है तो ये अगेन हमारी मिस कैलकुलेशन है, क्योंकि जितना हम करें हम कहते हैं जी हमें भी अगला उतना ही दे। तो हमें ये चीज़ बहुत क्लैरिफाई साइकोलॉजिकली करनी है कि हमने अपनी कैपेसिटी और रेंज के मुताबिक गिविंग एंड पे रहना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो इन्हें साहब की उम्मीद लगाना ही छोड़ दो। नहीं, ये गलत फिनोमेना है। ये तो बिल्कुल एक किस्म का, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है किसी से। नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। उम्मीद होनी चाहिए और उम्मीद के साथ रैशनल अप्रोच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, उम्मीद लगानी चाहिए। मतलब मैं तो लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ और उसमें कुछ 10 या 20 लोग हमें धोखा मुझे दे जाते हैं, तो उसका मैंने एक रखा हुआ है सिस्टम। मैं लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, फाइनेंशियली भी, इंटेलेक्चुअली भी, मॉरल भी, सोशली भी। तो ये एक उम्मीद होती है ना कि ये शायद ठीक निकलेगा। तो अगर मैं उन 100 की उम्मीद ही ना लगाऊं तो मैं कुछ ना करूं। 80 लोग अच्छे निकल आते हैं, 90 लोग अच्छे निकल आते हैं। दिस इज ट्रू। मेरी जिंदगी आपके लिए फजलुर रहमान साहब की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम फजलुर रहमान साहब, कैसे हैं आप? मौलाना फजलुर रहमान आ जाए तो अच्छा। मौलाना मैंने नहीं कहा, मैं तो सिर्फ फजलुर रहमान का है। जी फजलुर रहमान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बाजी जी। मैं एक छोटा सा मेरा एक मसला है जी। वो गुजारिश ये है कि अपना, मेरी बात आ रही है आपको? जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, वो गुजारिश ये है, मैं बेसिकली छोटा सा मजदूर हूँ, एक जगह पे एज ए ड्राइवर काम करता हूँ। तो मेरी मिसेस किसी के घर में काम करती थी, एज ए वो उनकी वालदा की खिदमतगार थी। ठीक है। तो वो जिनके यहाँ काम करती थी वो उन्होंने उनको आई डोंट बरगलाया या क्या हुआ, तो वो उनके साथ चली गई। तो मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ और बड़ा परेशान भी हूँ।
तो सही। क्या मेरे सवाल का मकसद ये है कि मुझे मैं भी ना उम्मीद हो गया हूँ। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, 12 साल है, वो मेरे पास है, लेकिन वो खातून, मैंने उसके साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया, कानूनी कार्रवाई करें ये नहीं, लेकिन एक ये बड़ा वो मेरे ख्याल से इस एस्पेक्ट से पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मोरली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड लगे, वो बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं, बच्चे उदास हैं, माँ चली जाए तो बच्चे कैसे रह सकते हैं? इसमें 2-3 पहलू होते हैं आदमी जब ऐसी कैफियत में हो। एक तो ये है कि कोई भी काम होता है उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैंने पहले अर्ज़ किया था, बंदा कोशिश कर सकता है, नताइज के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, उसमें सलाहियत होती है। इनमें भी उस गम को बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी। जो उसने किया है उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। मसलन मैं एक इनकी तसल्ली के लिए एक बात सुनाता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, आपने अर्ज़ की, परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ जन्नत में मेरा मुसाहिब कौन होगा। तो उन्हें इशारा मिला कि फ़लाँ जगह चले जाएं, एक चरवाहा है, वो जन्नत में आपका साथी होगा। तो आप उधर चले गए, उसके साथ रहे हफ्ते से कम दिन। जब फारिग हुए तो कहने लगे, बंदा खुदा, तेरा मकाम मुझे इतना दिखाया गया है, लेकिन मैंने तुझे सिवाय फ़राइज़ अदा करने के और बकरियां चराने के कुछ देखा नहीं। उन्होंने कहा, जी मेरे अंदर 2 खुसूसियात हैं। वो ये है कि अगर ये सारे पहाड़ सोने के बन जाएं और मुझे इनका मालिक बना दिया जाए और फिर एक एक करके मुझसे छीन लिए जाएं तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और दूसरा ये कि मेरे साथ कोई भलाई करता है या बुराई करता है तो मैं उसे अल्लाह की तरफ से समझकर उसके ऊपर सब्र करता हूँ। यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया उनकी तसल्ली के लिए कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, बेशै मिनल खौफ, खौफ देकर और भूख देकर, व नक्स मिनल अमवाल, तुम्हारे चलते हुए बिज़नेस बर्बाद करके, तुम्हारी जानें तुमसे छीन कर, और तुम्हारे मुस्तकबल में मिलने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो तुमसे छीन कर। व बशर साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। यानी उम्मीद और सब्र का ताल्लुक ऐसे है कि हमने अगर उम्मीद अच्छी रखी हुई है तो उसके लिए सब्र भी करना है। और स्ट्रगल तो खैर वो तो फिनोमेना हो ही गया ना कि आपने काम ज़रूर करना है, स्ट्रगल ज़रूर करनी है। अमरीन, क्या किया जाए ऐसे लोगों का कि जनाब बेवफाइयाँ जो है ना, वो कहूँ मैं तो वो लोगों की उम्मीदें तोड़ देती हैं। बच्चों का बड़ा मसला है कि एक तो टीनेजर्स की अगर मैं खुसूसी तौर पर बात करूँ, एक तो ऊल जलूल कहते हैं ना कि उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी खेलने कूदने की उम्रें हैं और जनाब वो रोगे वो पाल के बैठे ब्रोकन होम्स। गोविंदी साहब ने कहा कि जी कोई कानूनी कार्रवाई, गोविंदी साहब वो मजदूर तबके से ताल्लुक रखता है और यहाँ पर कानून तक की माजरत के साथ मैं फिर कहूँगी कि रसाई और वो सारा कुछ एक मजदूर इंसान के लिए जो सुबह रोजी रोटी के लिए निकलना है, 2 बच्चे, उसके लिए इतना ईजी नहीं है कानूनी कार्रवाई करना। साथ जो लोग लेके गए वो डेफिनेटली इतने माइट इज राइट वाला हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं ना उम्मीद नहीं कर रही हूँ। अब जो चीज़ मैं इनकी तरफ आ रही हूँ कि जो इनके 2 बच्चे हैं तो इनको ये चाहिए कि अब अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ज़बान में तो इनकी जिम्मेदारी बच्चों की इनके ऊपर है, तो इनको बहुत चाहिए कि अपने आप को जो है वो कंपोज्ड रखें इस टाइम के ऊपर। ये वही बात है कि आप इसको समझ सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से भी एक आजमाइश भी है और नंबर 2 जो है इंसान का इससे बर्दाश्त करने का और स्ट्रेस का जो थ्रेशोल्ड होता है वो भी इसी तरह के जो चीज़ों से मैं ये नहीं कह रही लेकिन बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अगर ये चीज़ हो गई है तो अब इन्हें चाहिए कि अपनी एनर्जी को इस चीज़ में वेस्ट मत करें ये सोच कर कि जी वो क्यों गई या मेरे में कोई ऐसी बुराई थी जो वो मुझे छोड़कर गई। ये बिल्कुल नहीं करना। ये मैं खास तौर पर इनको फजलुर रहमान साहब को कह रही हूँ कि अपने ऊपर आपने जो है वो सेल्फ ब्लेमिंग नहीं करने, अपने आप को आपने इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना, ये उसका अमल है। तो मुझे चूंकि यहाँ पर ब्रेक लेंगे तो ब्रेक लेके वापस जब आएंगे तो हम जरा हादिया को भी शामिल करेंगे कि हादिया से पूछेंगे, हादिया ने किसी से उम्मीद लगाई हो आज मुझे एक गिफ्ट मिलेगा, मैंने बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया, अम्मा अब्बा को खुश किया है, तो कभी उम्मीद टूटी है। ज़रा हादिया से भी पूछेंगे और मज़ेदार सा गाना भी सुनेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हादिया, आपकी कभी उम्मीद टूटी है? बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो, आज तो मैं घर आऊंगी तो मुझे ये गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, मेरी बर्थडे पे मुझे ये मिल जाएगा, या कोई और ऐसी चीज़? बर्थडे पे तो मुझे मिलते हैं हर दफ़ा। कोई और चीज़ हुई हो कि बड़ा जरा सैड हो गई हो हादिया कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसा सोचा था? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ?
मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता कि हुआ होगा। हुआ होगा। So cute. क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत है, हम सबके साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, ये जो सेल्फ ब्लेम है अमरीन, कि कोई भी चीज़ हो जाती है ना तो हम खुद को जिम्मेदार ठहरा लेते हैं, ये तो मेरी वजह से ही हुआ है, ये ऐसा तो अगर किसी और ने भी कुछ कर दिया ना तो बस अब मैं कैसे जो है ना जीऊँ, मैं कैसे जिंदा रहूँ। देखिए रमशा, नाउम्मीदी की जब हम बात करते हैं तो नाउम्मीदी या ये डिप्रेशन की जो एक मेजर क्लासिकल सिम्टम है वो क्या है? नाउम्मीदी। तो दूसरे आपने कहा कि मोस्टली जो अगर हमारी पर्सनालिटी टाइप्स ऐसी बन जाती है, शख्सियत जिसमें हर चीज़ का हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बुरा किया या जो कॉलर आए थे अगर उनकी बीवी छोड़कर चली गई है या कोई और जिंदगी में ऐसी नाकामी हो, तो जब हम उसका अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं तो हमें और अंदर से मायूस बना देती है। नंबर 2, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कहूँगी कि हमारे मुआशरे के अंदर अब अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव कौम बनते जा रहे हैं। मकसद ये है कि हम आस लगाए बैठे हैं कि हर चीज़, आपने शुरू में कहा कि मैं डिसएग्री करूँगी गोविंदी साहब से, मेरा ख्याल है कि इसकी एक रीज़न कहीं ना कहीं मेरी एक लिमिटेड कैपेसिटी में जो समझती हूँ वो ये है कि हम हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। जब तक हम अपनी सोच के अंदर तब्दीली नहीं लेकर आएंगे, जैसे वक्त का जो है वो पाबंद होना, ये सोचने हुकूमत ने तो नहीं बताना, दूध में पानी मिलाना हुकूमत ने तो नहीं बताना, टाइम को वैल्यू करना या लोगों की रिस्पेक्ट करना ये हुकूमत ने तो नहीं बताना। सो इन चीज़ों को अब ये दिस इज़ द राइट टाइम जब हम अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि अपनी सोच में तब्दीली कैसे लेकर आनी है। ये गलत है कि आप गवर्नमेंट से, दूसरे लोगों से तो उम्मीद करते रहे, लेकिन अपनी स्ट्रगल या अपना जो है बात वही आगे कि पहले अपनी जात से शुरू करें ना। डॉक्टर साहब, मायूसी गुनाह है, ना उम्मीदी गुनाह है इस्लाम के अंदर, क्यों कहा गया ये कि मायूसी गुनाह है? इसमें कई जिहतें हैं इसकी, इस सवाल की। एक तो ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाया है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से फरमा दीजिए जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है और जुल्म में भी बहुत आगे निकल गए अपने ऊपर जुल्म करने में, उन्हें बता दीजिए कि वो मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। सही, ठीक है। और इसी तरह एक और जगह पर हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम, अगर तू दुनिया जहान के गुनाह लेकर आए लेकिन मेरी ज़ात से दुआ मांगना न छोड़े, उम्मीद न छोड़े, तो मैं तेरे सारे गुनाह ख़त्म कर दूँगा। बेशक। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इस हवाले से बड़ी नुमाया है। आप देखें ताइफ के मैदान में जब आपके जिस्म अक़दस को लौ लिहान किया गया, पत्थर मारे गए, उस वक्त पहाड़ों का फरिश्ता आया मलकुल जिबाल, और उसने कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं अक्षाबैन, मक्का के 2 पहाड़ थे, इन दोनों को मिला के इनको पीस के रख दूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों से अल्लाह के नाम लेवा पैदा हो जाए। फिर दूसरा मंजर हमें उहद में नज़र आता है, जब खुद अंदर घुस गया है, दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, खून बह रहा है, ऐसी हालत में जब सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बद्दुआ करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, परवरदिगार मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। 2 चीज़ें। और तीसरा इससे नतीजा जो निकलता है, आप देखें फ़तह मक्का के मौका पर 21वें साल 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ है, 13 साल मक्की ज़िंदगी के और 8 मदनी ज़िंदगी के। 21वें साल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र करके अच्छी उम्मीद के साथ उनको माफ़ किया है। सही। तो इंसान के बनाने के लिए कम अज़ कम उसको 21 साल तो देने चाहिए ना। हम तो किसी को 21 सेकंड भी देने के लिए तैयार नहीं होते और नतीजा जो है वो सामने देखना चाहते हैं। वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था, कारे दरिया में भी आ निकलेगी सूरज की किरण, मुझको आता नहीं महरूम तमन्ना होना। जो महरूम तमन्ना हो जाए वो फिर ज़िंदगी हार जाती है। अच्छा, बड़ा कहते हैं ना, हम किसी को 21 सेकंड भी देने के रवादार नहीं है। गुस्सा बड़े जल्दी आता है हमें जब उम्मीद टूट जाए, जब हम मायूस हों, और बहुत सारे दफ़ा तब भी आता है कि जनाब हमने किसी से आस लगाई हुई है कि जनाब ऐसा हो जाएगा और वो ना हो, तो हम खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हमसे मुराद पाकिस्तानी ना मैं समझ हाँ, मैं बात पहले अमरीन साहबा का जवाब इसलिए दूंगा क्योंकि आपका टीवी है। मैं हुकूमतों से उम्मीद कभी नहीं लगाता, चूँकि मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है। अगर मैं हुकूमतों से उम्मीद लगाता तो 6 हुकूमतों का बड़ा अहम ओहदेदार होता।
मैं स्ट्रगल वाला आदमी हूँ, मेरे रसाले, किताबों का नाम, अदारे का नाम स्ट्रगल है। सही। मुझे जो लोग हज़ारों नहीं लाखों जानते हैं, मैं स्ट्रगल पे यकीन रखता हूँ। अभी जो बच्चों का जुलूस निकला था, ये स्ट्रगल था, कोई मौजज़ा नहीं था। जो 29 नवंबर को इतनी हमने ताकत की, चूँकि जद्दोजहद पे यकीन रखते थे। हम कहे कि जद्दोजहद करेंगे तो शाम तक वज़ीर आज़म ने कहा हम यूनियन बहाल करने पर यकीन रखते हैं। कंट्रोल कैसे करने थे? हम सब में गुस्सा है, कौन बढ़िया में बात गुस्सा है पूछी ना? वो डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ ना, जरा उनसे दिमागों पूछिए। पे काबू रखती है। पहले तो जरा मैं बात बड़ा। करूं कि गोविंदी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने रमशा की बात को कोट किया था कि इन्होंने कहा था कि मैं जब से पैदा हुई हूं मैं हुकूमतों को यही देखते आ रही हूं। तो मैंने उसका एक होपफुल आंसर दिया था कि वी शुड ट्राई नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द गवर्नमेंट्स और अपने ठीक है। आप से स्टार्ट लेना चाहिए। तो उनकी मैं बात को society चले बात गोविंदा करो। साहब ने आपकी बात का बुरा नहीं 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 माना, नहीं खूबसूरत वो ख्वातीन की बातों माशाल्लाह का बुरा जितना नहीं उनका माना। नॉलेज है हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। नंबर दो मैं यहाँ पर रमशा एक बड़ी गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्से को भी कैसे कंट्रोल करें और उम्मीद भी कैसे दोनों चीजें पैदा करें। सबसे पहली बात तो ये कि गुस्सा जो है, ये कहना कि जी गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं, इसका मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप वीक है और गुस्सा आप पर हावी है। ये बिल्कुल उसी तरह कि मैं कहूँ कि ये मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, एंड यू गिव इट टू समबडीज एल्स। जब मैं एंगर मैनेजमेंट पे बात करती हूँ तो उसमें सबसे पहले कहती हूँ कि हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। जिस तरह, और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आती है सेल्फ सजेस्टिव, जिसके थ्रू हम जो, लेकिन नो डाउट हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहां पर स्टिमुलस इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरी मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बताऊंगी कि हमें चाहिए हम अपने मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू, और खास तौर पे जो हमारे एंटरटेनमेंट और ड्रामास जो हैं उनमें थोड़ा सा अब होप लेकर आए। हर वक्त हम मायूसी की बातें करते हैं। आप सोचें कि अगर घर के अंदर हर वक्त मायूसी की बातें हो रही हैं, वर्क प्लेस के अंदर मायूसी की बातें हो रही हैं, तो फिर जब इतनी एनर्जी, जब एक सैड एनर्जी हमारे अंदर हर वक्त जा रही है तो आउटपुट भी वही आएगी। तो प्लीज खुदारा आप ड्रामा राइटर्स, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक ड्रामे भी बनाएं ताकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को होप तो दिखे। सही। जैसे फैज कहता है लाजिम है कि हम भी देखेंगे, कितनी बड़ी उम्मीद है मुझे पूरी उम्र से। मैं तो चूंकि जद्दोजहद का मुझे पूरी उम्र से कह रहे ये जो तू करना कुछ नहीं होना, मैं क्या हो नहीं जाता, मुन्नू भाई का शेरा, हो नहीं जाता करना पैंदा है, दुनिया बाउम्मीद हो नहीं जाता करना पैंदा है। और दुआ जो है वो उम्मीद से मुंसलिक है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। कैसे कंक्लूड करेंगे कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें? बड़ा कहा जाता है ना, फ्रेजल किताबी जुमला कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर हम इसको सादा लफ्जों में बयान करें तो उम्मीद आधी जिंदगी है और ना उम्मीदी आधी मौत। वाह, तो आपकी मर्जी है, आप मौत को इख्तियार करती है या जिंदगी को इख्तियार करती है। वाह, बहुत खूबसूरत। तो बड़ा पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज होता है इंसान का, और बहुत सारी बातों में यकीनन मैं भी डिफर करती हूँ, लेकिन आज मेरी भी बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों पे हम सोचते हैं कि यार ये जो बातें हम करते हैं गलत हैं, हमें दुरुस्त करना चाहिए। हमें उम्मीद की जो हम बार बार बात करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के अंदर हमें किस तरह का रिश्ता इस्तेवार करने की ज़रूरत है कि बड़े रिश्तेदारों से उम्मीदें होती हैं, बहन भाइयों से होती हैं, किस हद तक लगानी ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी, उम्मीद देखिए 2-3 आपकी जिम्मेदारियां हैं। एक आपकी अपनी ज़ात है, एक आपकी फैमिली है और एक सोसाइटी है। सही। सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, ठीक है। फिर आप अपनी फैमिली पर तवज्जो दें, फिर सोसाइटी की तरफ जाए। हम में से हर शख्स पूरी दुनिया को ठीक करना चाहता है, ना अपने आप को ठीक करना चाहता है, ना अपनी फैमिली को। बिल्कुल, ये हमारा अलमिया है। और इस हवाले से एक और पहलू जो होप पैदा करेगा वो ये कि जो बुरे हैं ना वो अच्छा बनाने के लिए होते हैं। सही। वो आपके मोहसिन है। बहुत खूबसूरत। ये सूफियाना अप्रोच है। हजरत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह को उनके मुर्शिद ने जो आखिरी वक्त नसीहत की रूह परवाज करने से पहले वो यही थी कि अबुल हसन मैं तुझे तकदीर का मसला समझाता हूँ, अल्लाह हर वक्त अच्छे और बुरे पैदा करता रहता है, सही। अल्लाह के फेल पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। वाह, तो ये बात है ना कि आपकी अप्रोच कैसी है, आपका दिमाग कैसा, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, और आप बुरे लोगों के बुरे लोग जो आपके साथ बुरा करते हैं ना, आप ये सोचें कि आपको उनसे सीख मिल गई, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और जो आपसे बुरे लोग आपसे खुश नहीं हैं या आपके लिए खुशी नहीं चाहते वो बहुत पीछे रह जाएंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, आपसे सुनकर मुझे खुद अपनी जो है ना ज़ात में बड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर हैविंग मी ऑन माई शो। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक इन द शो। और अब से पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि जनाब उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ना उम्मीदी और मायूसी गुनाह है। तो हम एक ऐसी रोशन मिसाल से अब आपको इस सेगमेंट में मिलवाने जा रहे हैं कि जो कभी ना उम्मीद नहीं हुए, मायूस नहीं हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन को नहीं छोड़ा। और इनका ताल्लुक़ है जनाब, हम आपसे मिलवा रहे हैं ज़िया खान साहब को, जो कि सोशल वर्कर हैं और कोयटा से उनका ताल्लुक़ है। कोयटा में इन्होंने एक कोयटा ऑनलाइन के नाम से एक ग्रुप बनाया है जो कि समाजी कामों की इब्तिदा करता है, समाजी काम करता है और जिसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप जो लोगों के मसाइल हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करें और वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एज ए टूल बनाकर तब्दीली लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं और जो है वो उनकी अपनी मोटिवेशन क्या थी। तो वेलकम टू द शो ज़िया साहब। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। ज़िया साहब, सबसे पहले तो ये पोलियो जब आपको हुआ तो कितना टाइम हो गया इस बात को और फिर आपने अपने आप को रिकम्पोज कैसे किया? क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि जब मैं चल नहीं सकूंगा और मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता, ऐसी कोई सोच आई है कभी आपके दिमाग में? जी, मैं 3 साल का था जब पोलियो हुआ। तो शुरू के 5-6 साल तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं वही दोबारा एक बच्चा जिस तरह बड़ा होता है। जब मेरी ज़िंदगी में एक वॉकर आया जिसके साथ मैं चलता था, वो वॉकर मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने सोचा इस वॉकर से अब मैं जान कैसे छुड़ाऊँ। उसके लिए मैंने एक दिन घर का दरवाज़ा, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दीवार के साथ खड़े होके वॉकर के बगैर चलने की कोशिश की। तो उस कोशिश में मैं 27 दफ़ा गिरा हूँ। यानी मैं 27 दफ़ा गिर के फिर 28वें दफ़ा जब मैंने एक कदम उठाया, उधर मुझे उसी टाइम मेरी ज़िंदगी में जो क्लिक हुआ वो वही हुआ कि इंसान अगर कोशिश करे तो वो कामयाब हो सकता है। मुझे लगता है अगर मैं 10वें 12वें या 20वें पे हिम्मत हार जाता तो आज मैं व्हीलचेयर पे होता या आज मैं यहाँ नहीं होता, बल्कि मैं लोगों का मोहताज होता। तो वहाँ से मुझे ज़िंदगी में एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, आपको अगर कोशिश जारी रखें तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलती है। आप ख़ुद को जब तक मोटिवेट नहीं करते हैं, ख़ुद को यकीन नहीं दिलाते, तो तब तक आपको वो नहीं होती। बिल्कुल, बड़ी आपने तो आगाज़ ही ऐसा कर दिया कि जो है ना, क्या ही कहने। कोयटा ऑनलाइन का आइडिया कैसे आया? क्या है ये कोयटा ऑनलाइन? कोयटा ऑनलाइन एक वर्चुअल ग्रुप है जो ज़ीरो ऑपरेशनल कॉस्ट पे चल रहा है, जिसकी कोई ऑफिस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, सारे वॉलंटियर्स इसमें। मैं खुद आईटी फील्ड से था, बीएस एमएस मैंने दोनों कंप्यूटर साइंस में किया। जब मैं फेसबुक और इसकी दुनिया में आया तो मुझे लगा कि कोयटा की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एक तो हम अक्सर गिले करते हैं कि हुकूमत नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी इसी का काम क्या हम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हुकूमत में कौन है, हम बैठे हैं। अगर डॉक्टर है तो हम हैं, अगर टीचर है तो हम हैं। तो मैंने कहा कम से कम मैं अपनी तरफ से एक कोशिश करूँगा। तो मैंने एक स्लोगन के साथ स्टार्ट किया, सोशल मीडिया फॉर सोशल चेंज। 2010 में ही जब मैंने एक ब्लड रिक्वेस्ट, किसी ने मुझसे ओ नेगेटिव ब्लड मांगा, तो मैंने कहा मैं तो पोलियो की वजह से ब्लड नहीं दे सकता हूँ, मैं चेक करता हूँ। तो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया। विदिन 5 मिनट्स मुझे रिस्पांस आया कि मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। एक ज़ैन तबस्सुम हमारा फर्स्ट डोनर। तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर की। हमने डिसेबिलिटी के लिए काम किया, हमने रैम्प्स बनवाए, हमने ग्रीन कोयटा, क्लीन कोयटा, ऑन कोयटा, ये सारे वो एक्टिविटीज़ थी। हमने कैंसर हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाया। अब माशाल्लाह कोयटा ऑनलाइन बलूचिस्तान ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। 10 और चैप्टर्स काम कर रहे हैं और यूएन वॉलंटियर से 3 दफ़ा हम ये अवार्ड जीत चुके हैं कि बग़ैर किसी ऑपरेशनल कॉस्ट के, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के और बग़ैर रेगुलर डोनेशन के ये ग्रुप चल रहा है। और अल्लाह ताला। कितने मेंबर्स हैं इसमें? इसमें जो फॉलोअर्स है वो तो तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स के मिला के कोई 5 लाख बनते, लेकिन जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और कोयटा में वो 1000 के करीब है जो इसमें कॉज में हिस्सा लेते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। बोल्ड फॉर हेल्थ अलग हमारा ग्रुप है, बोल्ड फॉर PWDs अलग हमने वर्चुअल बनाए सब। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें फाइनेंस सिस्टम होता है, HR सिस्टम होता है, हमारी वर्चुअल चल रहे हैं। उसके हर एक के अलग अलग लीडर है, ज़िया अकेला लीडर नहीं है, हर एक्टिविटी को अलग बंदा लीड। तो वो सब कुछ फेसबुक बेस्ड है? फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, ये 3 चीज़ें हम टूल्स जितने भी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो आइडिया हो आपके पास कि आपने करना क्या है। तो बलूचिस्तान में तो आइडियाज़ है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो हर कदम पे आइडिया। सेकेंड, टूल्स
तीसरी बात इंस्पायरेशन, हम लोगों को करके दिखाते हैं कि ये हमने किया है तो हम कर सकते हैं, तो आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो कभी कोई आए हों आपके पास इन्वेस्टर्स, या कभी आपको डोनेशंस देने आए हों कि जनाब हमारा जो पैसा लीजिए और आप इस्तेमाल कीजिए और लोगों की सर्विस कीजिए, क्योंकि सोशल वर्क हमारे लोग बहुत करना चाहते हैं। बहुत आते हैं। हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी डोनेशन करते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट भी बहाल रहे। लेट्स सपोज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं वॉल पेंटिंग, तो उस पर 10,000 रुपये खर्च आता है। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंस कर रहे थे कि ये हमारी एक्टिविटी, इस पर 10,000 खर्च आ रहा है, तो कभी कभी एक डोनर दे देता है। जैसे रमज़ान में हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मोर देन 500 फैमिलीज़ को हम राशन उनके घरों तक पहुंचाते हैं, और कोई पिक्चर शेयर नहीं करते हैं कि हम राशन पकड़ कर दे रहे हैं, सिर्फ वो प्रोसेस दिखाते हैं कि हम राशन ख़रीद रहे हैं, पैक कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं। उस पर हमें लोग डोनेशन दे देते हैं, कोई चावल फ्री दे देता है। लास्ट 3 डोनेशन में हमें एक बंदे ने 2000 kg चावल फ्री दिया। किसी भी तरह चाहते हैं तो वो किसी भी मोड में मदद कर देते हैं। ज़िया, हम ये जो बात कर रहे थे अभी, आपने शायद सुना भी होगा, हम कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि जो है ना बड़े लोग उम्मीद तोड़ देते हैं। कभी उम्मीद टूटी हो, या जो है ना लोग आते हो तो कहते हो कि जनाब नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने कभी सोचा या आपने कभी इस तरह का चीज़? जब मैंने ये स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया। यानी मैं लिखता था कि आए फेसबुक के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करें, तो पहले मेरे दोस्त मुझ पे हंसते थे कि यार तुम पागल हो, फेसबुक से क्या ज़िंदगी किसी की चेंज करोगे। ना उम्मीद मैं इसलिए नहीं हुआ, मैं दुनिया को भी ये कहता हूँ कि आप अपने सराउंडिंग में वो लोग रखें जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको वो करते हो। ना उम्मीदी कुफर भी है। मैंने आपकी वो अभी प्रोग्राम में सुना गेस्ट का कि आप देखो, आपने खुद से लड़ना है। जब आप खुद से जीत जाते हो ना, तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, आपका गोल चाहे जितना भी बड़ा हो। वाह, बड़ी खूबसूरत बात। और मैं फिर वहीं जाऊंगी पहली बात पे कि जब ज़िया ने बताया कि मैं 27 बार गिरा तो 28वीं बार मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं चल सकता हूँ। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और यकीन करें कि जब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस आपने पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, तो अच्छा करना है। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आप हमारे शो में आए, और बहुत सारी पावर्स और दुआएं आपके लिए कि आप इसी तरह काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दोबारा। जब हम बात करते हैं ना कि जनाब फिटनेस की, और आपने कितना अपने आप को फिट रखना है, कैसे रखना है, लेकिन एक बड़ा मसला जो हमारे पास है वो ये है कि पट्टे खिंच जाते हैं कुछ लोगों के, मस्कुलर पेन्स होते हैं, और दर्द और जो बाकी मसाइल हैं वो हो जाते हैं। तो ये सारे क्यों होते हैं? क्या हम सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते, या हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, या कोई बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है? तो पट्टों के दर्द से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, और इन्हें मजबूत कैसे करना है, और अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखना है, और साथ साथ किन लोगों के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, और फिटनेस ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराती चलो। मुझे ज्वाइन करी हैं राहिला अहमद साहिबा, जो कि योगा ट्रेनर हैं। वेलकम टू द शो। साथ साथ मुझे वलीद मलिक ज्वाइन कर रहे हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि जनाब बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के राज क्या हो सकते हैं। और साथ साथ समना साकिब ज्वाइन करी हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो साथ साथ डाइट किस तरह से लेनी है, किन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और किन चीज़ों को जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो आप इस दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम राहिला से। राहिला, योगा जो है वो पट्ठों के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। योगा हर चीज़ के लिए है इनफैक्ट, क्योंकि योगा निकला है वर्ड युग से। युग का मतलब होता है यूनियन, जोड़ना, और ये आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके सोल को कनेक्ट करता है और ब्रेथ के थ्रू कनेक्ट करता है। और इसके साथ ही क्योंकि मैंने आपको कहा कि ब्रेथ के थ्रू कनेक्ट करता है, तो ब्रेथ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी हर बॉडी एक पेन को रिलीज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू ही ब्रेथ की शॉर्टनिंग की वजह से आपके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और ब्रेथ को ही अगर आप एक्सटेंड कर दें तो उससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिलीज हो सकते हैं। सही है। तो डेफिनेटली योगा आपकी मस्कुलर हेल्थ के लिए, इनफैक्ट योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे
आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है और उसके अंदर जो डीप आपके स्टोर्ड इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन्स और एक्स और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो वाले इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो मसल स्ट्रेंथन होता है, मसल स्ट्रेंथन होता है तो फिर इंसान भी स्ट्रेंथन होता है। सही, ठीक है। अच्छा, हम जो बात करते हैं समना के बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में इस तरह की ले रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द भी होते हैं, या जो सिर्फ ये कहते हैं ना मसल स्ट्रेन हो गया है, यही सिर्फ वजह है? नहीं, देखिए मसल स्ट्रेन भी तो एक रीज़न है, लेकिन हम डाइट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो ग़िज़ा जो है वो किसी भी चीज़ में असरअंदाज नहीं हो रही, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी जब होती है हमारी बॉडी में, यानी नमकियात की और मज़ीद जितने मिनरल्स विटामिन्स की जब हमारी जिस्म में कमी हो जाती है, उस सूरत में हमें बहुत से मनफी उसके असरात नज़र आते हैं, जिसमें पट्ठे की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीक, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे पास ग़िज़ाई कमी की सूरत हाल में आती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम, विटामिन B12, आयरन, फोलेट, ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास सब्ज़ पत्तों में और सब्जियों में, फ्रूट्स में, गोश्त में, लाल मीट है या फिर चिकन है, फ़िश है, इन सब के अंदर मौजूद है। अगर हम इसको अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करते हैं तो हम तमाम मनफी असरात से बच सकते हैं। और सही। अच्छा, इससे पहले कि मैं वलीद की तरफ जाऊँ और इसे पूछेंगे भी और साथ साथ उनको कहेंगे कि हमें कुछ टिप्स भी बताएं, करके भी बताएं, तो वलीद ज़रा आपने होल्ड करना है ज़रा सा, मुझे ये बता दीजिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं बार बार कि हम योगा कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन लगता है? कि क्योंकि कहते हैं ना कि जिनको पट्ठों का दर्द हो जाए, जोड़ों का दर्द हो जाए, वो जाता नहीं है इतनी आसानी से, तो कितना टाइम लगता है कि अगर आप योगा स्टार्ट करें तो आप अपना जो दर्द है उससे छुटकारा पा जाएंगे? ये तो हम यहाँ पर हर कोई क्विक फिक्स चाहता है। जो भी आता है वो कहता है आप सबसे पहले बताएं कि कितने सेशंस लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ इंसान को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो दर्द एक्यूमुलेट होता है ना, हमें तो तब पता चलता है जब पेन निकलती है, क्योंकि हम इग्नोर करते रहते हैं, हम बॉडी के सिग्नल्स को नहीं सुनते हैं। लेकिन जब इनिशियली हमें थोड़ी सी डिसईज भी हो ना, तो हमें अपनी बॉडी पे अपनी फोकस लेके आना चाहिए और उसी वक्त उसको अगर क्योर करें तो टाइम कम लगता है। बट अगर आप एक क्रॉनिक पेन में चले जाते हैं या कोई आपका फॉर एग्जांपल आपकी कोई इंजरी हो जाती है या कोई मसल रप्चर हो जाता है या कोई और इस तरह की क्रॉनिक डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसमें तो ऑब्वियसली टाइम लगता है। बिल्कुल। और योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन भी सिखाता है। सही। और अगर आप थोड़ा सा भी, हम पहले यही बात कर रहे थे कि अगर आप सिर्फ आपको इनिशियली 2 महीने अपने आपको ज़बरदस्ती योगा की तरफ लाना है, उसके बाद योगा खुद आपको खींच लेता है। सही, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वलीद, ये जो बात हम करते हैं कि जनाब बूढ़ों के जोड़ों में दर्द होता था पहले, तो जनाब अब बुढ़ापे में जाके हड्डियां काम नहीं करती, बड़े बेचारे हमारे बुजुर्ग कहते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि पट्ठों का मसला जो है ना वो नौजवानों में भी है, मसल पुल होने का इशू आप हम देख रहे हैं कि बल्कि ज़्यादा नौजवानों में रादर देन हमारे बुजुर्ग। क्या मसला है, वजह क्या है इसकी? हम इतने फिट नहीं रखते अपनी हेल्दी बॉडी को? इसकी मेन वजह ये है कि आजकल फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो 9 to 5 जॉब करने वाले हैं बिल्कुल उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है, इस लिहाज से हम लोग अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे आप अपनी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉक, साइकिलिंग, जिमिंग, स्विमिंग, कोई भी ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी हो तो वो उससे आपके जो मसल्स एंड जॉइंट्स हैं वो ठीक रहते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं हमसे कि जिसकी वजह से ये दर्द हो जाता है? जैसे मैंने गलत एक्सरसाइज कर ली है, मैं गलत सो गई हूँ, एक ही रुख पे सो गए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब कि आप बॉडी को किस तरह अपनी कैरी करें कि ये दर्द वगैरह ना हो, मसल स्ट्रेन ना हो? बेसिकली एंगल्स होते हैं, हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बेहतरीन एंगल्स होते हैं। अगर आपके एंगल थोड़े से ख़राब होते हैं और आप उसको कैरी ऑन करते हैं तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके मसल्स में और जॉइंट्स में पेन होती है, तो इसी वजह से ट्रेनर्स होते हैं कि आपको गाइडेंस दे सकें। ठीक है, तो आप अब कुछ गाइडेंस आज देने जा रहे हैं वलीद, सो फ्लोर इज़ ऑल योर्स। आप हमें कुछ बताएं कि पट्ठों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए क्या एक्सरसाइजेज जो है हम कर सकते हैं? बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा बेहतर रहती हैं। फ्लोर इज़ ऑल योर्स, आपने हमें करके बताना है। तो जी जनाब वलीद, क्या बता रहे हैं आप? सबसे पहले हमें कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? स्ट्रेचिंग से, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेचिंग ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आप सब कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल है हर एक के पास। सही।
1 leg bend, 1 leg straight. ठीक है, Press it down towards your chest. Hold it down for 10 seconds. सही है, और जब तक इसे होल्ड करके रखना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट. इसी तरह साइड चेंज करेंगे. ठीक है, 10 seconds, then move to the next position. सही, इसमें आपने हाथ अपना स्ट्रेट रखना है. ये लोअर बैक पेन जो आप बता रही थी स्पेशली उसके लिए है. आपने अपनी लेग को बेंड करना है, तो फ्लोर के साथ टच करने की कोशिश करनी है. आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट. फिर साइड चेंज. सही. ये कितनी दफ़ा करना है हमने? ये 3 to 4 टाइम्स आप रिपीट करेंगे एवरीडे. मॉर्निंग में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, एग्जैक्ट. सही. तो ये तो आपके जो इनको लोअर बैक पेन हो वो एक्सरसाइजें कर सकते हैं. इसके अलावा और क्या एक्सरसाइज रेकमेंड करेंगे अगर पट्ठों में यहाँ दर्द हो, कंधों में दर्द हो, जिनके रहता हो? एग्जैक्टली. आप पेयर ऑफ डंबल्स के साथ सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपके शोल्डर्स में पेन है तो स्ट्रेंथन करेंगे इन्हें पहले. स्ट्रेंथन के लिए आप शोल्डर प्रेस कर सकते हैं. 10 रेपिटेशंस करेंगे. कैमरे के सामने वाली ज़रा करके बताइएगा. ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन. 10 रेप्स करेंगे, 3 सेट्स करेंगे शोल्डर्स के लिए. देन यू कैन डू साइड लैटरल रेजेस. ये सब एक्सरसाइजेज हैं जो आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि आपको सॉरनेस ना हो, एक्स ना आए, क्रैम्प्स ना पड़े. ठीक है. फ्रंट रेजेस कर सकते हैं फ्रंट डेल्टॉइड्स के लिए. और बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, आप अपनी मर्ज़ी के वेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे तो आप वेट भी बढ़ा सकते हैं. सही. अच्छा, क्या अक्सर ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट उठा लिया तो आपकी जो है वो बॉडी वो उसकी वजह से भी होता है प्रॉब्लम? जी, एक्सेसिव वेट उठाने से आप बॉडी में पेन निकल सकती है, लेकिन आपका वेट उठाने की कैपेसिटी आपके मसल पे डिपेंड करती है. क्योंकि आप जितना ट्रेन करते हैं अपने मसल को, आपका मसल उतना स्ट्रेंथन होता है. तो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? हमारा इशू यही है, हम क्या करते हैं कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं. ठीक है. अब फीमेल्स जितनी घर में वो ओवरवेट या ओबेसिटी का ज़्यादा कंप्लेन है. ठीक है. अब वो क्या होता है, एक दिन अब शादी आ रही है किसी, तो अब उन्होंने महीने के अंदर जो है 10 किलो वजन कम करना है. तो वो क्या कहते हैं, स्ट्रेनलेस एक्सरसाइज करते हैं. ऐसी एक्सरसाइज जो उनके ऊपर जो है बर्डन कर जाती है बहुत ज़्यादा. खाना पीना छोड़ देती हैं, एक्सरसाइज बढ़ा देती हैं, तो उनके मसल स्ट्रेन होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर पेन ज़्यादा होती है. अब मसल्स ऐसी चीज़ है, जितना आप बैठे रहेंगे आपके मसल्स जो हैं वो आपके फैट से रिप्लेस हो जाएंगे. यानी मसल्स की जगह पर चर्बी आना शुरू हो जाएगी. तो जब चर्बी की मिकदार आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो उस सूरत में आपको कमज़ोरी, दर्द और जो टीस उठना जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, ये शिकायत बढ़ना शुरू हो जाती हैं. डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए. अब सब कहते हैं कि मतवाज़न ग़िज़ा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? फल दिन में 3 इस्तेमाल किए जाएँ, कोई भी मुख्तलिफ फल. उसके अलावा सब्जियां कच्ची, पकी या उबली किसी भी तरह ज़रूर इस्तेमाल की जाएं. उसके अलावा दालें, मुर्गी, गोश्त या फ़िश या अंडा, कोई भी लहमियात या प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है. सही. दूध, दही या पनीर, इस तरह की कोई एक चीज़ आपने पूरे दिन में इस्तेमाल करनी है. दलिया या कोई भी फाइबर रिच फूड, अगर आप नाश्ते में दलिए का इस्तेमाल करें, दूध में पका के अंदर उसके अंदर खजूर जो है वो पका के खा रहे हैं, तो ये आपके लिए पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा डाइट जो है ना वो बैलेंस रखना ज़रूरी है. बैलेंस. अब इसीलिए मैं इसको डिफाइन करें कि बैलेंस होता क्या है. ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा पूरे दिन में 8 गिलास पानी. सही. पानी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के लिए, यकीनन फिट रहने के लिए भी. एक कॉलर हमारे साथ, मोहसिन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मोहसिन, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैंने ना मेरा पेट का बढ़ गया क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, उसकी वजह से मेरा पेट बढ़ गया है. ठीक है. बैठे रहते हैं आप यानी? हाँ, बैठे रहते हैं. ठीक है. बैठे रहने की वजह से जो ना वो पेट बढ़ गया है. कुछ योगा वगैरह बताएंगी बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? वलीद, आप भी आ जाइए फ्लो. मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी, पहले आपने कहा था कि हम क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा मसल लूज हो जाता है. अब अगर आप देखें, हम सब ऐसे बैठते हैं. बिल्कुल. सो हम बिल्कुल मसल को छोड़ देते हैं. ठीक है. और मसल आहिस्ता आहिस्ता आपका वीक होना शुरू हो जाता है. सो इसमें आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और योगा जो एक बेसिक चीज़ करता है वो आपके पोस्चर की अलाइनमेंट पर काम करता है. तो अगर आप बैठे हैं तो
आप अपने पेट को, अपने कमर को स्लाउच करके ना बैठे, अपनी स्ट्रेट बैठें ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे करें, चेस्ट थोड़ी सी उठा लें तो शोल्डर्स ऑटोमेटिकली पीछे गिर जाएंगे। अगर आप इस पोजीशन में बैठना सीख लें तो बैठे बैठे आपकी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा मैं इनका जवाब दूंगी कि स्टमक, क्योंकि बैठे रहने से वो ऐसे बैठे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ तो जो मैंने पहले भी बताई कि आप इस तरह से बैठे। दूसरा, अपने पेट को अंदर खींचें और 10 तक माइंड में काउंट करें, उसके बाद पेट को छोड़ दें और ये आप 10 दफ़ा ये एक्सरसाइज करें तो ये 100 सिटअप्स के बराबर है ये एक्सरसाइज, बैठे बैठे आप बैठे बैठे। और एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पूरी बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा, योगा इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आपको इसमें बॉडी के साथ जंग नहीं करनी होती, बल्कि इतना करना है जिससे आपकी बॉडी खुश रहती है। ठीक है, सो अगर बैठे बैठे इस तरह आप, हम सब मिलके कर सकते हैं। एक गहरा लंबा सांस लेके अपनी बॉडी को अच्छी तरह से क्लेंच करें, स्क्वीज करें, हर मसल को स्टिफ करें और फिर एक्सहेल करके रिलीज करें। बस आपने यूं करना है और उसको जो है वो सिर्फ, और ये 10 टाइम्स आप करें और दिन में 3 दफा करें। विद इन अ वीक यू विल फील कि आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और ये जो फटीग है और जो बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं वो रिलीज होंगे। सही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शबाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या सवाल करना चाहती हैं शबाना? मेरे लेफ्ट हैंड जो है ना, ये तकरीबन मुझे 2 साल से, लेकिन सही हो जाता है कोई मेडिसिन वगैरह, उसके बाद फिर दोबारा से इसी तरह से दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड है, पूरा बाजू है, बैक भी है और फ्रंट भी। MRI तक करवाई है लेकिन कुछ भी नहीं, सब क्लियर है। ECG ये वो, रात होती है तो अचानक ही दिल घबराहट तो वैसे होती है, मैं तो फौरन इमरजेंसी। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मौजम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पाँव जलते हैं, उम्र है 85 साल और इतने जलते हैं कि सोचने में कभी भी आ जाती है। तो काफी अरसा से जल रहे हैं, मैं जमीन पर बैठ ही रहता, जमीन पर बैठ कर नमाज नहीं पढ़ता था, इतने जलते हैं, सोन हो जाते हैं। आपको शुगर तो नहीं है? शुगर बिल्कुल नहीं है, ब्लड प्रेशर जरूर हाई है, उसके लिए मैं नारवासे खाता रहता हूँ, नारवासे 10 मिलीग्राम वाली। कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है हमारी पेरिफ्रीज के लिए, यानी हमारी उंगलियां या हमारे पाँव, जो भी हमारे जिस्म से दूर हिस्से हैं जहाँ पर खून की रवानी थोड़ी कम है, उन जगहों पर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत प्रोमिनेंट होती है। स्वेल भी हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जलन ज़्यादा होती है, पानी डालने पर भी जलन बहुत ज़्यादा होती है। क्या खाने पीने में अपनी शामिल करें जिससे उनको मैग्नीशियम मिले? इसके अंदर इनको चाहिए होल व्हीट यानी गंदम का आटा, उसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स वगैरह जो हैं, और सब्ज पत्ते की सब्जियां, ये जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी जो है ना, जैसे पालक वगैरह, मेथी वगैरह, और आजकल तो इतने ज़बरदस्त आ रहा है, मौसम है क्योंकि ठंडा, ये डेफिशिएंसी जब इनकी पूरी हो जाएगी, इनको ये इश्यूज जो है कम होंगे। ठीक है। अच्छा, वो जो खातून के जो है बाजू में पेन है और वो पीछे से होता हुआ पूरी कमर तक उनके जाता है, तो वलीद आप उनको कोई एक्सरसाइज रेकमेंड करेंगे कि बाजू को किस तरह से वो कर सकती हैं? बेसिकली शोल्डर फ्रीज का इशू होता है, काफ़ी पेशेंट में होता है, तो बैठ के भी वो एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। अपने बाजू को, जिस बाजू पे उनको पेन है या जिस बाजू पे उन्हें सोरनेस फील होती है, उसको वो मूव करें पहले क्लॉकवाइज 15 टाइम्स, और बिल्कुल स्लो मूव करना है उसे, एंड देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 15 टाइम्स। ये 15 डेज तक करेंगी तो कुछ ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, तो उससे इन्हें काफ़ी रिलीज मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि वो अपनी प्रोटीन डाइट को इंक्रीज़ करें, जैसे अंडा, चिकन, मुर्गी, दालें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिटनेस की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कमी आती है वो होती है प्रोटीन की। हमारे मसल्स हैं ही प्रोटीन, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो मसल्स जो है मज़ीद वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे डाइट में प्रोटीन इंक्रीज़ है तो मसल स्ट्रेंथन होते हैं, यानी मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी, इनको तो ज़्यादा वैसे पता भी है, ट्रेनर्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन इंक्रीज़ कर देते हैं जब भी किसी ने मसल मैस इंक्रीज़ करना। अब आजकल तो बड़े प्रोटीन शेक्स पे कहते हैं प्रोटीन डाइट लें बाकायदा, तो उसको अब डाइट का बड़ा खेल होता है। और ये मैं डाइट वो बात नहीं करूँगी जनाब आपने खाना पीना छोड़ दिया, आप हेल्दी डाइट लें और इससे आपके बहुत सारे मसले बिल्कुल हल हो जाएंगे। और साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आज एक्सरसाइजेस बताई हैं उस पर अमल करें और अपनी जो बॉडी है उसको हेल्दी एंड फिट रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग आए और हमें बड़ी ज़बरदस्त टिप्स दी हैं। जाते जाते यहाँ पर प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे, आप सब हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और फ्लोर जो है वो हादिया के हवाले करेंगे। हादिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ा मज़ा आया, हमने बड़े मज़े के गाने सुने।